जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ स्टूडियो में आदरणीय डॉक्टर साहब शशि किशोर जी त्रिपाठी पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले डॉक्टर साहब का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देता हूं, बाकी तो हम इनसे बातें करेंगे, उसमें हम संक्षिप्त भी जानेंगे और इनसे इनकी काव्य रचनाएं भी सुनेंगे, और साथ ही वो बातें भी मैं इनसे पूछने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा जो इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई है। जो बातें इन्होंने दिल में छिपा कर रखी है उन्हें भी मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जाने और उनको मालूम हो कि डॉक्टर साहब ने कैसे जो है ये काव्य यात्रा करी, कैसे अपनी जीवन यात्रा करी, कैसे शिक्षा पाई और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। तो मित्रों, आज हमारे खजाने में एक रत्न डॉक्टर साहब के रूप में और जुड़ गया है, एक जवाहर और जुड़ा है। इसके लिए मैं आपको श्रीमान खरे साहब को, जिन्होंने मुझे आपसे मिलाया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर साहब आप पधारे स्टूडियो में, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब का निवास उत्तर प्रदेश झांसी है और आपने अधिकांश शिक्षा जो है झांसी में ही पाई है। उसके बाद में आप कानपुर आ गए, कानपुर में आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसके बाद 30 वर्षों से शिक्षा विभाग दिल्ली की सरकार में जो है आप कार्यरत हैं और वहाँ के विश्वविद्यालय में आप जो हैं लेक्चरर के पद पर इस वक्त आसीन हैं। वर्तमान में युवाओं को शिक्षा, सामाजिक नैतिक उत्थान हेतु ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद वीडियो बनाना आदि आप जो हैं करके देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। और आपका एक YouTube चैनल भी है जिसमें आपने 100 से भी अधिक सामाजिक उत्थान के लिए वीडियो डाले हैं। और आप बालकों के लिए भी बहुत कुछ लिखते हैं, बालकों के लिए भी आप बहुत कुछ आपने लिखा है। आपकी पुस्तकें भी बहुत प्रकाशित हुई हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर साहब। और इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं, इस परिचय यात्रा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी मधुर वाणी से, मधुर शब्दों से माँ सरस्वती का आह्वान करके माँ सरस्वती को पटल पर विराजमान करें। माँ सरस्वती वंदना। अवश्य डॉक्टर साहब। माता शारदे को नमन। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय अतिथियों को नमन जो बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम और सभी साथियों को जिनके सानिध्य से कार्यक्रम सफल हो रहा है सादर प्रणाम। माता शारदे की स्तुति है। हे दयामयी, हे कृपामयी, हे दयामयी, हे कृपामयी, हे विद्या की दाती माई, विद्या का आशीष हमें दो, जीवन होवे सुखदाई।
विद्या का आशीष में दो, जीवन होवे सुखदाई। हम भोले पुजारी हैं तेरे, हम भोले पुजारी हैं तेरे, पूजा विधि की पहचान नहीं, कैसे करें भक्ति आपकी हमको इतना भी ज्ञान नहीं, कैसे करें भक्ति आपकी हमको इतना भी ज्ञान नहीं। माँ मानवता महके जग में, माँ मानवता महके जग में, वसुधा में गूंजे सुख सहनाई। विद्या का आशीष में दो, जीवन होवे सुखदाई, जीवन होवे सुखदाई। माँ शारदे सबका कल्याण करें, मंच पर विराजमान हर दर्शक वृंद का और पूरे जगत संसार का कल्याण करें, यही कामना है। बहुत 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 सुंदर डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा हूँ कि स्वागत डॉक्टर साहब, स्वागत। आपने जो ये काव्य याद शुरू की, तो आपके परिवार में ये पहले भी कोई इस विधा में थे? आपको ये विधा वसीयत में मिली है, विरासत में मिली है, या फिर आपने खुद की कमाई, सरस्वती की कृपा से आपने खुद ने कमाई है? देखिए डॉक्टर साहब, माता की कृपा तो पूरे परिवार पर रही है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि ये चीज मुझे विरासत में मिली है। मेरे दादाजी टीचर रहे, मेरे पिताजी बहुत बड़े जो है, यद्यपि वो शिक्षा उसमें कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारी थे, लेकिन साहित्य से खासा लगाव था। और मेरे नाना जी परम श्रद्धेय कीर्तिशेष डॉक्टर राम भरोसे पाठक, जिनकी ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में किताब चलती है पागल के गीत, तो उनसे बहुत प्रेरणा मुझे मिली और अपने पिताजी से प्रेरणा मिली। इन सब की वजह से ही साहित्य में रुचि जागृत हुई। बस बस। तो मित्रों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब को ये विधा जो है वो दोनों परिवारों से मिली, माता जी के परिवार से भी मिली और स्वयं के परिवार से भी मिली, और उसी का परिणाम है कि आप आज इस पद पर, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आप आज आपका नाम जो है वो साहित्य के सितारों में गिना जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये काव्य रचना कब से प्रारंभ करी? विद्यार्थी जीवन से की, या फिर कॉलेज में आने के बाद करी, या प्राइमरी से करी? डॉक्टर साहब, इसकी शुरुआत तो विद्यालय स्तर पर ही हो गई। जब मैं पढ़ता था तो कार्यक्रमों में, चूंकि पिताजी साहित्य के अच्छे ज्ञानवान थे, तो थोड़ा उनसे मदद लेकर हौसला बढ़ाते थे। तो विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने विद्यार्थी जीवन में मैं विद्यालय में सुनाता रहा कविताएं। उन दिनों 15 अगस्त 26 जनवरी के बड़े अच्छे प्रोग्राम हुआ करते थे, साहित्यिक बड़े लंबे लंबे चलते थे, तो उनमें फिर कॉलेज स्तर पर भी रहा। और जब इधर दिल्ली में शिक्षण में आए, तो यहाँ जब बच्चों के बीच में रहे, विद्यार्थियों के बीच में रहे, तो ये बाल साहित्य वहीं से जागृत हुआ, इसका उद्भव वहीं से हुआ, दिल्ली में आने के बाद, शिक्षा क्षेत्र में आने के बाद। तो डॉक्टर साहब, आपको कोई पहली रचना याद है जो आपने पहली रचना आपने लिखी और पढ़ी? अगर वो आपको याद हो तो उसकी 2-4 लाइनें गुनगुना दीजिए, हमारे दर्शकों को मालूम हो जाए कि आपने कहां से काव्य यात्रा प्रारंभ करी। ये डॉक्टर साहब, मैंने शुरुआत में एक रचना लिखी थी गर्मी के दिन, बाल साहित्य में एक रचना लिखी थी गर्मी के दिन, और वो खासी लोकप्रिय हुई दर्शकों के बीच में। तो वो रचना थी, बच्चों के लिए ही थी। लेकर छुट्टी की सौगात, लेकर छुट्टी की सौगात, लंबे अवकाशों की बारात, बचपन को देने मुस्कान, आए हैं गर्मी के दिन, आए हैं गर्मी के दिन। बस्ता ना अब होगा हाथ, पढ़नी नहीं पड़ेगी किताब, लेकर फुर्सत और विश्राम, आए हैं गर्मी के दिन। शेक जूस शरबत को लेकर, छाछ लस्सी दही ब्लोकर, आइसक्रीम का कर इंतजाम, आए हैं गर्मी के दिन। दादा दादी की कहानियां, नाना नानी की पहेलियां, सिखलाने बड़ों से ज्ञान, आए हैं गर्मी के दिन। खूब खेल कूद सैर को जाना, खूब खेल कूद सैर को जाना, थोड़ी पढ़ाई भी करते जाना, बस लेकर थोड़ा सा काम, आए हैं गर्मी के दिन, आए हैं गर्मी के दिन। ये यहीं से शुरुआत हुई थी डॉक्टर साहब। इसको डॉक्टर साहब बहुत स्नेह मिला पाठकों का, तो और ये जनसत्ता में प्रकाशित हुई थी उस समय।
तो बस ये दिल्ली में आने के बाद पहली रचना यही थी जो जो मतलब जिसे कहें जो प्रकाशित हुई। लिखी तो और भी बहुत थी लेकिन सुनाई ज्यादा है, प्रकाशित जो हुई वो यही थी और इसे काफी स्नेह मिला दर्शकों का। क्या बात है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले मंच पे कब कविता पढ़ी? मंच पे कविता तो डॉक्टर साहब कॉलेज के दिनों में पढ़ते रहे हैं और जो है विधिवत जिसे हम कहें तो विधिवत दिल्ली में जो है कई वर्ष पहले मौका मिला था एक कविता पाठ का, तो वहां जो है विधिवत साहित्यकारों के बीच जो है वहां पहली बार जो है श्रेष्ठ कवियों के साथ हमें भी सौभाग्य मिल गया उस पोस्टर में छपने का और उनके बीच बैठने का, जिसमें काफी बड़े बड़े कवि थे, सुरेंद्र शर्मा जैसे भी कवि थे। उस सम्मेलन में जाने का मौका मिला था तो उसमें पढ़ने का मौका मिला। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी भी थे उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से मास्टर रामजी लाल जी वर्मा जुड़े हैं। वे इस कार्यक्रम अभिनंदन, की स्वागत बहुत स्वागत कर रहे बर्मन जी हैं का और अभिनंदन। अच्छे अच्छे कमेंट्स दे करके हम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मंच अभिनंदन पे बर्मन। जब आप प्रथम बार मंच पर गए जी जी तो जी। मेरा भी अनुभव है, लोग भी कहते हैं कि जब प्रथम बार मंच पर कोई जाता है तो जी उसको जी बड़ा ही अनोखा अनुभव होता है जी डॉक्टर और साहब इतने बड़े निश्चित कवियों के तौर साथ में इतनी नहीं बिल्कुल। उनको नहीं पकड़ रहा। जी उनकी डॉक्टर नहीं साहब। पकड़ रहा। हाँ सर। जी डॉक्टर साहब। सर मैं क्षमा चाहूंगा। मैं
हाईवे पर चल रहा हूँ गाड़ी पे, तो थोड़ा नेट नहीं नहीं, नेट प्रॉब्लम होगी। कोई चलिए। दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, जारी रखिएगा, हाँ स्वागत है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, स्वागत है डॉक्टर। तो वो अनुभव सुन रहे थे हम कि आपका पहली बार जब स्टेज पे गए जी इतने डॉक्टर कवियों साहब। के साथ में और इतनी जनता के सामने आपने जो कविता पाठ किया, उस समय आपकी क्या मनोस्थिति थी और कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल निसंदेह सच कहूंगा कि थोड़ी सी घबराहट तो थी, क्योंकि इतने हाँ, बड़े घबराहट बड़े होती। लोगों के बीच में था, तो थोड़ी सी घबराहट थी। और सामने जो है सैकड़ों दर्शक बैठे थे, तो और ज्यादा थोड़ी सी घबराहट थी। लेकिन ये मन में था कि भाई मौका मिला है और अपने अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना है। तो डॉक्टर साहब किसी तरह वो जो है मन में जो डर और भय उसे जो है बचाते हुए प्रस्तुत कर गए अच्छा, और बड़े साहित्य जनों का आशीर्वाद मिल गया। तो डॉक्टर साहब वो तो बात गई, उसके बाद में आपने इतनी लंबी यात्रा की, कई स्टेज आपने पार किए, कई स्टेज आपने साझा भी किए। जी तो जी जी। उस प्रथम अनुभव से बचने के लिए हमारे दर्शकों को आप कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि वो प्रथम बार जब स्टेज पे जाएं तो ये घबराहट नहीं हो और उनके हाथ पांव नहीं फूले और वो देखिए सफल डॉक्टर साहब, होकर उतरे। पहली बात तो ये है कि कोई भी वक्ता अगर मंच पे जाए तो पहले तो ये मान ले कि जो उन्हें ये महसूस होता है कि लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन वो काफी दूर होते हैं। तो पहली बात तो उनसे हमें डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता नहीं, और ना ही हमें करना चाहिए, हमें अपने तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये मान के चलें कि बाकी तो श्रोता हैं, जब हम मंच पे हैं तो हम ज्यादा उनसे कुछ अपने आप में ये समझें कि भाई कुछ ज्यादा बेहतर स्थिति में है, तब तो हम मंच पे हैं। तो ये प्रेरणा, ये पॉजिटिविटी, ये आपको बोलने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। और यही मानकर चला जाए, और अपने आप में अगर ये महसूस हो कि मेरा नंबर आने वाला है और मैंने जाना है, तो एक दो गहरी सांस ली जाए, और जिससे कि थोड़ा सा अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, नई ऊर्जा का संचार होगा। और इसके साथ साथ जो है अगर जरूरत है तो एक दो घूंट पानी पी के और अपने आप को संतुष्ट कर लें। और ये एक घटना डॉक्टर साहब 1-2 मिनट होती है बस। 1-2 मिनट के बाद हाँ, फिर एक बार जहां आपके हाथ में माइक आ गया, फिर तो मंच आपका है, आप जीत लो मंच, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत बहुत। और डॉक्टर इस पर साहब, डॉक्टर साहब। हमारे साथ जी में डॉक्टर गणेश प्रसाद मध्य प्रदेश सीधी से जुड़े हैं। गणेश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार। आप हमारे मेरा कार्यक्रम में आए, आपका बहुत धन्यवाद। सा, डॉक्टर साहब को सुनने के लिए सादर आप आए। प्रणाम। गणेश प्रसाद जी को सादर प्रणाम। हाँ तो सर, आप की मुख्य विधा क्या है? श्रृंगार, ओज? देखिए जो है डॉक्टर साहब के मुख्य विधा शुरुआत तो बाल साहित्य से हुई थी। बाल साहित्य से हुई अच्छा। शुरुआत, उसके बाद प्रबुद्ध साहित्य भी लिखा, कुछ लघु कथाएं लिखी, व्यंग्य भी लिखे, बाल कहानियां भी लिखी, एक दो बड़ी कहानियां भी लिखी। और फिर इसके बाद ये हुआ कि जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो कुछ देश प्रेम की कविताएं भी लिखी, कुछ पार्टियों के लिए भी, जब साथी वगैरह जो है रिटायर होते थे या किसी का कोई कार्यक्रम में, तो उसके लिए भी लिखी, एक दो अभिनंदन पत्र भी लिखे। तो इस तरह मैं ये कहूंगा एक मिश्रित विधा है, किसी एक विधा में मैं कहूंगा। हाँ, लेकिन ये है कि मुख्यतः मुझे जिसे कहें कि काव्य ज्यादा पसंद है, कविता ज्यादा पसंद है, गीत ज्यादा पसंद है, बजाय गद्य के। मैं पद्य में ज्यादा सहज महसूस करता हूँ। बस। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को अब आप क्या सुना रहे हैं, क्या सुनाना चाहते हैं? एक रचना आपके मुखार बिंद से हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं वो रचना कहूंगा जिस पर सबसे ज्यादा जो मुझे मौका मिला,
कि एक अभिनंदन पत्र मैंने लिखा था। उस अभिनंदन पत्र के पीछे ये रहा कि उसके ऊपर उससे मिलती जुलती इतनी रचनाएं गढ़नी पड़ी कि वो तो डिमांड हो गई। अब जहां जाते वो जरूर हमसे पढ़ने को कहा जाता है। तो पहले उसी की 4 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। आज आनंद अवसर है, मंगलमय बधाई हो। आज आनंद अवसर है, मंगलमय बधाई हो। यह मिलन मौका है, मंगलमय मिलाई हो। यह मिलन मौका है, मंगलमय मिलाई हो। चूंकि अभिनंदन पत्र है इसलिए आगे की पंक्तियां हैं। दिव्य दो दिल मिल रहे, दोनों कुलों में हर्ष है। दिव्य दो दिल मिल रहे, दोनों कुलों में हर्ष है। घर बराती सब मगन, उल्लास और उत्कर्ष है। घर बराती सब मगन, उल्लास और उत्कर्ष है। पग जाए पावन प्रीत में, पग जाए पावन प्रीत में, प्रणयन की पगाई हो। आज आनंद अवसर है, अभिनंदन बधाई हो। अभिनंदन बधाई हो, ये सबसे ज्यादा मेरे से सुनी जाती है। और ये अलग अलग इसके रूप कई बार बदलने पड़े पार्टियों के लिए, क्योंकि ये जो है विशिष्ट अवसर की है, किसी भी अवसर पर सुनाई जा सकती है। तो इसे कहें कि हमारी सिग्नेचर पोएम कहें तो ये वो है जो मैंने बहुत बार सुनाई। वाह डॉक्टर साहब, जब कविता की बात चली है जी, तो हमारे साथ कई लोग कवि भी जुड़े हैं, तो उनको आप थोड़ा ये बताइए कि कविता के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कविता बन सके। अब डॉक्टर साहब इसमें डॉक्टर साहब ये है, कविता के लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कविता गढ़ने के लिए एक जो कवि या साहित्यकार है उसका अपना मूड होता है कि जब वो मूड में हो तो मुझे लगता उस समय जो भी समझ में आ रहा, जो उनके मन मस्तिष्क में स्वतः विचार आ रहे हैं वो लिख रहा। और क्योंकि बहुत बार होता है कि कविता एक सिटिंग में पूरी सजाई संवारी नहीं जा सकती, उसको फिर सजाने संवारने के लिए कोई चीज रह जाए तो उसमें जोड़ने घटाने की गुंजाइश रहती है। और दूसरा ये है कि कविताएं जो आजकल चल रही हैं वो अतुकांत चल रही हैं, लेकिन मैं जो मानता हूं कि कविताओं में जो तुकांत में मजा आता है वो आज से 200 वर्ष पहले और आज तक वो मजा तुकांत में जो आता है वो अतुकांत में नहीं आता है। जो एक आम दर्शक है, जो आम वर्ग है, जो साहित्य से इतना जुड़ा हुआ नहीं है, तुकांत का मजा सब लोग ले लेते हैं, लेकिन अतुकांत का मजा लेने के लिए साहित्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ जानकारी या उससे विशिष्ट लगाव होना जरूरी है। तो मैं समझता हूं अगर कविताएं लिखी जाएं, कोई शुरुआत कर रहा है तो तुकांत से करे तो मुझे लगता है ज्यादा सफल होंगे और वो लोकप्रियता उनके लिए पाना आसान होगा और अगली सीढ़ी चढ़ना आसान होगा। जी डॉक्टर साहब। सर कवि जी डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा हूँ कविता और गीत में कोई अंतर? देखिए कविता और गीत में जो मुझे अंतर लगता है, गीत ज्यादातर जो है जिन्हें हम गीत नाम देते हैं वो ज्यादातर जो है श्रृंगार से जुड़ी हुई चीजें जिन्हें लोग गीत नाम देते हैं या जिनमें श्रृंगार का माधुर्य होता है उन्हें लोग गीत से ज्यादा जोड़कर देखते हैं। और कविता तो कोई भी हो सकती है, क्योंकि कविता में सबसे ज्यादा तो जो है वीर रस वगैरह की इस तरह की कविताएं या कोई भी किसी समस्या पर आधारित किसी कोई संदेश देने वाली वो कविताएं सारी हो सकती हैं। गीत को श्रृंगार के ज्यादा समीप कह सकते हैं। तो सर श्रृंगार तो कहते हैं कि जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये आवश्यक है कवि श्रृंगार के कवि को प्रेमी होना आवश्यक है, किसी से प्रेम करना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं आवश्यक है, लेकिन मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब
उसके हृदय में प्रेम हो, जो अपने देश के लिए प्रेम हो, मैं तो कहता हूं खुद के लिए भी प्रेम हो। जरूरी नहीं कि प्रेम करने के लिए किसी और की आवश्यकता हो, उसको जो है या किसी प्रेमिका की आवश्यकता हो, या विरह में कोई वो लिखे, या जो है श्रृंगार में मेल में लिखे, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन उसके मन में हाँ कहीं ना कहीं प्रेम का अंकुरण होना चाहिए। अगर प्रेम का अंकुरण चाहे वो स्वतः अपने लिए हो, देश के लिए हो, माता के लिए हो, पिता के लिए हो, भाई के लिए हो, बेटी के लिए हो, बच्चों के लिए हो, कोई भी प्रेम हो चलेगा। और लेकिन कम से कम खुद के लिए दिल में प्रेम जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ अहमदाबाद से रेणु शर्मा बहन जुड़ी हैं। रेणु बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पटल पर पधारी। प्रणाम डॉक्टर साहब को सुनने के रेणु लिए बहन पधारी। को मेरा भी प्रणाम। कार्यक्रम को डॉक्टर साहब, एक मिथिक ये भी है या सत्य है पता नहीं जी, कि कविता में जान जब आती है जबकि कवि के हृदय में दर्द पैदा होता है, तो दर्द के लिए क्या ये मिथक सही है? देखिए मिथक इसलिए बना मुझे लगता है डॉक्टर साहब की काफी कवि वर्ग में जो है काफी लोग ऐसे हैं जो इन पीड़ाओं से गुजरे हैं। अब स्पष्ट नहीं कह सकते कि पीड़ा से गुजरने के बाद कवि बने, या उनके हृदय में जो है कवित्व का, काव्य का अंकुरण पहले से हो चुका था। लेकिन हाँ काफी लोग ऐसे हैं जो विरह या दर्द इन सब से जुड़कर कवि बने, बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सही है कि उन्होंने शुरुआत में विरह के गीत ही लिखे, उन्होंने शुरुआत में विरह के गीत ही लिखे, बाद में वो और परिपक्व हुए और अच्छे रहे। लेकिन काफी कभी इस क्षेत्र के हैं। डॉक्टर साहब, श्रृंगार लिखा है आपने, तो श्रृंगार सुनाइए। देखिए श्रृंगार का जो है डॉक्टर साहब, श्रृंगार में मैंने जो है, अब जो आप कह रहे थे वैसा दर्द और विरह वाली बात तो नहीं है, लेकिन कभी ऐसे गीत लिखने का मन करता है तो भी 4 पंक्तियां कुछ समय पहले एक वीडियो के लिए लिखी थी, तो वो सुनाता हूं। वियोग श्रृंगार की है। छोड़कर उसको अजनबी अंधेरों में, छोड़कर उसको अजनबी अंधेरों में, वो मना रहे थे जश्ने गुरूर। छोड़कर उसको अजनबी अंधेरों में, वो मना रहे थे जश्ने गुरूर। पर गफलत में शायद भूल बैठे, पर गफलत में शायद भूल बैठे, वो चांद है निकलेगा जरूर, वो चांद है निकलेगा जरूर। क्या बात, बस डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये एक और मेरे मन में एक बात आ रही है पूछने की। आपने कभी टेलीविजन पर कार्यक्रम किया है कभी? डॉक्टर साहब इसका सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे प्रतिष्ठित मंच पर आने के बाद कुछ लोगों की नजर पड़ेगी और इसका सौभाग्य मिलेगा, ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास रखता हूं। अभी तक अवसर नहीं मिला। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने इस पटल को सराहा, हमें सराहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण हो, पूर्ण हो, और हम भी उस कार्यक्रम को सुने। जय हो, जय हो। तो चाय स्पेशल वाली कौन कौन पिएगा? तो डॉक्टर साहब, स्पेशल चाय। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, क्षमा चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। परिवार के बारे में डॉक्टर साहब ये है कि अधिकांश वो चालू करो तो इसे। हाँ सर। परिवार में ये है कि बाकी परिवारजन तो डॉक्टर साहब झांसी में रहते हैं। दिल्ली में जो है मैं, मेरी पत्नी और मेरी एकमात्र संतान बेटी,
बस संतान एक ही है। तो हम 3 लोग दिल्ली में रहते हैं और बाकी परिवारजन झांसी में रहते हैं। सर आप एक रचना सुना दीजिए, जब तक मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अवश्य अवश्य। एक अपने देश प्रेम की एक रचना है। हमारे प्यारे हिंद पर हमें बहुत ही नाज है, हमारे प्यारे हिंद पर हमें बहुत ही नाज है, खुशहाल अपना देश रहे हर दिल की ये आवाज है, खुशहाल अपना देश रहे हर दिल की ये आवाज है। बसे बंधुता प्रेम यहाँ, बसे बंधुता प्रेम यहाँ हर हिंदवासी नेक है, बसे बंधुता प्रेम यहाँ हर हिंदवासी नेक है। भले हो पूजा पंथ अलग, भले हो पूजा पंथ अलग, पर पहचान तिरंगा एक है। कोई भेदभाव नहीं यहाँ किसी जाति भाषा धर्म पर, कोई भेदभाव नहीं यहाँ किसी जाति भाषा धर्म पर। इसीलिए तो उपजे न यहाँ ऊंच नीच, उपजे न यहाँ ऊंच नीच, कभी पद प्रतिष्ठा कर्म पर। इसीलिए तो अपना देश अपने सिर का ताज है, हमारे प्यारे हिंद पर हमें बहुत ही नाज है, खुशहाल अपना देश रहे हर दिल की ये आवाज है, हर दिल की आवाज है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ में राजेंद्र बैकुंठपुरी जी जुड़े हैं। राजेंद्र जय जी हो, आपका जय हो बहुत सका। बहुत स्वागत है, आपका बहुत प्रणाम बहुत आभार है। प्रणाम। तो डॉक्टर साहब आप झांसी से कानपुर और कानपुर से दिल्ली तक आपने यात्रा करी है अपने जीवन की। जी डॉक्टर साहब। इसका कोई कारण बताइए या इसका कोई अनुभव बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, झांसी में जो है तो मुख्य पढ़ाई तो झांसी में हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है उस समय एलटी चला करती थी, जो एक तरह से उन दिनों ये माना जाता था कि ये जॉब की गारंटी है यूपी में। तो वो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट लेवल पर। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कानपुर में सिलेक्शन हुआ था, डीएवी कॉलेज कानपुर में। तो वहां मैं एलटी करने गया, जो बीएड के इक्विवेलेंट होती है। और ये इसलिए बीएड से डिफरेंट होती है कि ये उस समय माना जाता था कि जॉब की गारंटी है, तो इसलिए वो करने कानपुर गया मैं। और उसके बाद जो है, लेकिन जब तक हमने एलटी करी, बस कुछ राज्य के हालात बदल गए और वो गारंटी भी खत्म हो गई। और तो इसलिए जो है उसके बाद फिर दिल्ली आ गए, नौकरी के लिए ही, जॉब के लिए दिल्ली आ गए। और दिल्ली में आकर यूं कहिए कि बस बस गए। और यही फिर डॉक्टर साहब विवाह वगैरह परिवार सब यही, तो बस अब यहीं के होके रह गए। इस तरह जो है यूं यात्रा चल के यहाँ दिल्ली पड़ाव तक पहुंचे। और जो है अभी तो पड़ाव पर ही हैं, अभी लगभग 6-7 साल रहते हैं सेवा के। तो उसके बाद फिर तय करेंगे कि क्या है आगे का कार्यक्रम। तो मित्रों कहते हैं कि जहाँ आशा वहाँ निवासा, जहाँ मनुष्य को आशा होती है, जहाँ मनुष्य दाना पानी होता है, जहाँ वो अपना परिवार को पाल सके, अपना पेट पाल सके, अपना जीवन बना सके, वहीं पर उसको निवास करना पड़ता है और उसी को वहीं पर रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ में पंकज कुमार जी खरे जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है खरे साहब, अभिनंदन खरे साहब। और मैं आपको एक बात का और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझको एक ऐसे कोहिनूर से मिला दिया है कि जिसको पाकर के मैं फूला नहीं समा रहा हूँ और मेरे खजाने में एक रत्न की और वृद्धि हो गई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खरे साहब, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी खरे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और साधुवाद देता हूं उन्हें कि उन्होंने इतनी प्रतिष्ठित संस्था से आपसे मिलवाया कि संस्था से जुड़ के मैं भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि एक अच्छी संस्था से जुड़ने का अवसर मिला, काव्य के श्रेष्ठ मनीषियों का साथ मिला। तो मैं भी खरे साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे विद्वान, प्रकांड विद्वान, और आप तो आयुष के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी डॉक्टर शिवदास शर्मा जी को
अपने जो स्नेह में पाकर मैं भी धन्य हूँ। तो मैं भी साधुवाद व्यक्त करता हूँ खरे साहब का, और साधुवाद देता हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने भी जो है हमें ये अवसर दिया। मंच का भी साधुवाद करता हूँ, अवसर दिया अपने बीच आने का, अपनी बात रखने का, अपनी बातें साझा करने का। तो साधुवाद, आभार डॉक्टर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आपने सराहा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रहा अवसर की बात, तो अवसर तो आदमी खुद ही छीन लेता है, कोई देता नहीं है। छीन ले, उसमें जय हो, प्रतिभा जय। होती है तो अपने आप ही पारस जो है वो अपने आप ही लोहे को सोना बना देता है। तो आपने जी डॉक्टर, आपके मिलने से हम तो लोहा थे, आपके मिलने से हम स्वर्ण बन गए हैं, सोना बन गए हैं। जय हो, जय हो, जय हो। तो डॉक्टर साहब, अब एक क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, कोई रचना आपकी? जी डॉक्टर साहब, एक प्रत्यक्ष घटना है जो जीवन की, के उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। है क्या कि डॉक्टर साहब हमारी एकमात्र संतान बेटी है, और जब दिल्ली बिल्कुल। में बेटी हुई तो बेटी होने के बाद जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, अब ये बात 19-20 साल पुरानी है, तो उस समय कुछ मानसिक दशाएं अलग थी, सोच अलग थी। आज तो समाज में काफी बदलाव आया है। तो उस समय जो मैंने अनुभव किया था, खुद अनुभव किया था, वो कविता अपने दर्शकों से साझा करना चाहूंगा कि बेटी के होने पर क्या होता है समाज में, किस तरह जो लोग कहते हैं ना कि बेटी बेटे में फर्क नहीं है, तो फर्क मैंने 20 साल 19 साल पहले साफ देखा था। उसी पर एक कविता है, और एक कविता आप यूं कहिए कि प्रत्यक्ष घटी घटना है जो मैंने स्वयं अनुभव किया, जिसका पात्र मैं स्वयं रहा। स्वागत है डॉक्टर साहब। तो वही सुनाना चाहूंगा कि जिस पर मैंने बाद में डॉक्टर साहब वो वीडियो भी बनाया एक इस पर, जो इस नाम से विधाता का वरदान बेटियां। चूंकि इकलौती संतान बेटी है और अनुभव ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो मैंने सोचा ऐसे समाज में शेयर किया जाए, कहीं ना कहीं समाज में थोड़ी सी सोच बदले। और बदली है, निश्चित तौर पर बदली है, 20 साल में तो बहुत बदली है, लेकिन मैं समझता हूं अभी कुछ और बदलनी चाहिए, उसका हमें इंतजार है। और सुधी हमारे दर्शकगण और जो साहित्य मनीषी है वो भी इसके लिए प्रयास करेंगे, ताकि समाज में जो थोड़ा बहुत फर्क रह गया है वो भी समाप्त हो जाए। तो वही उस घटना का जो वर्णन है वही डॉक्टर साहब कहना चाहूंगा। क्या नहीं बेटी संतान हमारी, क्या नहीं बेटी संतान हमारी, क्या यह सिर्फ है जिम्मेवारी, क्या यह सिर्फ है जिम्मेवारी, बेटी बेटा एक ही जैसी, फिर क्यों अलग है सोच हमारी, फिर क्यों अलग है सोच हमारी। इसका एहसास मुझे तब हुआ, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने अपनी नवजात बेटी को छुआ। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने अपनी नवजात बेटी को छुआ। उदास दाई ने इनाम तक न मांगा, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं पहले कह चुका हूं कि बेटी होने की वजह से हो रहा था। उदास दाई ने इनाम तक न मांगा, पहला ही इशू है कहकर नर्स ने सवाल दागा, पहला ही इशू है कहकर नर्स ने सवाल दागा। मैंने फटाफट पर्स निकाला, मैंने फटाफट पर्स निकाला, उन दोनों के मुंह पर लगा था ताला। सामान्यतया लोग इनाम मांगते हैं, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। मैंने फटाफट पर्स निकाला, उन दोनों के मुंह पर लगा था ताला। रहने दीजिए कहकर नर्स ने टाला, रहने दीजिए कहकर नर्स ने टाला, बाद में दे दीजिए कहकर दाई ने संभाला। मेरी यह पहली संतान थी बेटी प्यारी, पर मैं समझ ना पाया उनकी लाचारी। तो जब बेटी बेटा एक ही जैसे, फिर क्यों अलग है सोच हमारी। अब आगे सुनिए डॉक्टर साहब। बेटी घर आई तो नाचने गाने वाले आ गए, बेटी घर आई तो नाचने गाने वाले आ गए। एक ने कहा बाबू जो मन हो दे देना, बेटी हुई है तकरार करेंगे ना, बाबू जो मन हो दे देना, बेटी हुई है तकरार करेंगे ना। मैंने खुशी से कई बड़े नोट निकाले, मैंने खुशी से कई बड़े नोट निकाले, और बड़ी उमंग में उनकी ओर उछाले। वे सब हैरान थे, शायद मेरी खुशी से अनजान थे। जाते जाते बेटी को दुआएं दे गए बहुत सारी, बोले बड़ी भाग्यवान है बिटिया तुम्हारी, बड़ी भाग्यवान है बिटिया तुम्हारी। अब डॉक्टर साहब देखिए ऑफिस में क्या होता है, जब मैं अपने ऑफिस में गया कार्यालय में, तब क्या होता है, ऑफिस गया तो मिले संगी साथी,
ऑफिस गया तो मिले संगी साथी, पर मुझे देख उत्साह में न दिखी उनकी कदकाठी। पर मुझे देख उत्साह में न दिखी उनकी कदकाठी। कई बोले यार दिल पर मत लेना, बेटा अगली बार प्लान कर लेना। कई बोले यार दिल पर मत लेना, बेटा अगली बार प्लान कर लेना। मैंने जोश में आकर पूछा पार्टी कब है देना। मैंने जोश में आकर पूछा पार्टी कब है देना। कुछ बोले बेटी हुई है तू तो रहने ही देना। बेटी हुई है तू तो रहने ही देना। बॉस ने भी बड़ी उदास मायूस सी दी बधाई। बॉस ने भी बड़ी उदास मायूस सी दी बधाई। जैसे मुझ पर कोई मुसीबत हो आई, जैसे मुझ पर कोई मुसीबत हो आई। अच्छी न लगी मुझे ये बातें सारी, आखिर वो पहली संतान थी हमारी। अब आगे देखिए डॉक्टर साहब, चंद पंक्तियां और हैं। मैंने धूमधाम से किया था फंक्शन, मैंने धूमधाम से किया था फंक्शन, पर अच्छे नहीं थे मेहमानों के रिएक्शन। पर अच्छे नहीं थे मेहमानों के रिएक्शन। मानो मुझ पर तरस खा रहे हों और बधाई देकर रस्म औपचारिकता निभा रहे हो। मानो मुझ पर तरस खा रहे हों और बधाई देकर रस्म औपचारिकता निभा रहे हो। बड़ा फंक्शन देख रिश्तेदार भी थे हैरान। बड़ा फंक्शन देख रिश्तेदार भी थे हैरान। बता रही थी उनकी फीकी बेरंग मुस्कान, उनकी फीकी बेरंग मुस्कान। कुछ मेरी बेटी को लक्ष्मी और दुर्गा बता रहे थे, मानो खुद की झेप खुद ही मिटा रहे थे। शायद उन सब की मति गई थी मारी, जो एक बेटी को समझ रहे थे बेचारी। अब उसके बाद डॉक्टर साहब ये भी प्रत्यक्ष है कि हम लोगों ने क्या प्रण लिया, हम पति पत्नी ने, उस पर 4 पंक्तियां और हैं, अंतिम पंक्तियां हैं उसके। जी डॉक्टर साहब, उसके बाद हम दोनों ने ली ठान, यानी मैंने और मेरी पत्नी ने, उसके बाद हम दोनों ने ली ठान, अब यही बेटी इकलौती रहेगी हमारी संतान। अब यही बेटी इकलौती रहेगी हमारी संतान। सोचा किसी को तो आगे आना होगा, कोई ठोस बदलाव समाज में लाना होगा। मन में कभी नहीं आता है बेटे का ख्याल। ये सच्चाई डॉक्टर साहब, खुद के उद्गार हैं। मन में कभी नहीं आता है बेटे का ख्याल, अपनी बढ़ती पढ़ती बेटी को देखकर होता हूं निहाल। यह पढ़ लिख कर करेगी पूरे अरमान, और होगा बेटी बेटे के भेद का काम तमाम। हमारी बेटियां तो हैं, अंतिम पंक्तियां हैं, हमारी बेटियां तो हैं इंद्रा मनु झलकारी। भाई झांसी से हूं तो हमारी नायिका तो मनु महारानी लक्ष्मीबाई और झलकारी रही हमारी नायिका। तो हमारी बेटियां तो इंद्रा मनु है झलकारी, और दुनिया के हजारों बेटों पर भारी, दुनिया के हजारों बेटों पर। आभार डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये थे डॉक्टर साहब के विचार। डॉक्टर साहब के विचार ही नहीं, ये हर शिक्षित और समझदार व्यक्ति के विचार हैं। मैंने डॉक्टर साहब के अलावा भी बहुत लोगों को देखा है जो बेटी पाकर के फूले नहीं समा रहे हैं, और वो बेटियां बड़ी होकर के बेटों से कम नहीं निकली हैं, बेटों से 21 ही निकली है। बेटे अवश्य 20 निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां 21 निकली हैं। दूसरी बात, लोग बेटों के लिए कहते हैं कि बेटों से हमारा उद्धार होगा। ये गलत धारणा है, ये गलत मिथ है कि बेटों से उद्धार होता है। उद्धार होता है अपने कर्मों से। जिसके कर्म अच्छे होंगे उसका उद्धार अवश्य होगा, चाहे बेटे हो या बेटी हो। जिसके कर्म खराब होंगे, बेटा भी कोई उसमें निहाल नहीं कर सकेगा, उद्धार होगा ही नहीं अगर कर्म खराब है आपके। तो चाहे कितने भी बेटे हो, आप धृतराष्ट्र को ले लीजिए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं थे, तो उनका क्या हाल हुआ और क्या उनका अंजाम हुआ। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो 20 साल पहले की बात बताई है, जी जी जी, तो 20 साल में तो आपकी जो तनुजा है, जी जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर, अब उस वक्त वो किस मंजिल पर है, थोड़ा डॉक्टर साहब बताइए। वो डॉक्टर साहब टीचर्स ट्रेनिंग कर रही है, और मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उसे बाहर भेजना है, क्योंकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि देश की प्रतिभाएं देश से बाहर जाएं।
यद्यपि डॉक्टर साहब मेरे लिए आप सबके दुआ से, ईश्वर की कृपा से संभव था, क्योंकि हम पति पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और एकमात्र संतान है, तो बड़े आसानी से बाहर भेज सकता था देश के। लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि देश से बाहर कोई प्रतिभा जानी चाहिए। और जबकि मेरी बेटी 10th में 91% लाई थी और 12th में 95%, मैं कहीं भी भेज सकता था, लेकिन मैंने इसके सख्त खिलाफ हूं प्रतिभाओं के को देश से बाहर भेजने के। और एक बात डॉक्टर साहब और कहना चाहूंगा कि यद्यपि मैं बेटियों का पक्षधर हूं, लेकिन ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए जितनी बेटियां जरूरी उतने बेटे भी जरूरी, दोनों ही जरूरी है। मैं बेटों के एकदम कतई खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं बेटे हों देश में, और जिसे हम कहें सुपुत्र, वो सुपुत्र बनकर रहें, माँ बाप की सेवा करें और घर परिवार अच्छे से चलाएं। समाज के लिए दोनों की आवश्यकता है, बेटियों की भी और बेटों की, तभी समाज में संतुलन रहेगा। और मैं इस फर्क को दूर करने की बात करता हूं। मैं बेटों के कतई खिलाफ नहीं हूं, मेरे लिए बेटे भी उतने प्रिय हैं। मेरे परिवार में मेरे भाइयों के एक भाई के 2 बेटे हैं, एक के 1 बेटा है, तो मैं तो उन्हें भी वही सलाह देता हूं कि भाई सुपुत्र बने। क्योंकि आज देखा गया डॉक्टर साहब समाज में कि लोगों के लड़के तो कई हैं, लेकिन बेटा या सुपुत्र जिन्हें कहें वो नहीं है। तो मैं चाहता हूं इस देश के बेटे सुपुत्र बने, अपनी जिम्मेवारी समझें और दोनों मिलकर, बेटे और बेटी दोनों मिलकर एक अच्छे समाज की संरचना करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी अभिलाषा है। डॉक्टर साहब, मित्रों, हमारा आशय ये नहीं था कि पुत्र नहीं हो, पुत्रियां ही हो, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पुत्र भी हो। हमारा आशय केवल ये था कि जो लोग पुत्र की आस में पुत्रियों को गर्भ में ही मार देते हैं, हमारा आशय वो था, या पुत्री होने पर दुखी होकर के बैठ जाते हैं, या पुत्री की माँ को जो है हीन भावना से देखा जाता है कि इसके पुत्री हो रही है, पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। हमारा आशय ये था, और ये भी आशय है कि अगर पुत्री को हम अच्छी शिक्षा देंगे तो पुत्री भी हमें पुत्र के बराबर ही, ये उन लोगों के लिए है कि जिनके 2 पुत्री या 3 पुत्रियां हो जाती है, उसके बाद में वे पुत्र नहीं चाहते या गर्भ नहीं चाहते और संतान नहीं चाहते हैं। उनके लिए ये बात है कि उन पुत्रियों को अगर वे ढंग से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षा देंगे, बिल्कुल, तो वो पुत्रियां भी पुत्र के बराबर ही जो है काम करेगी, बल्कि उनसे भी 21 काम करेगी। हमारा आशय ये था। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, हम मंजिल के बहुत करीब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक रचना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और मेरी एक जो है एक डॉक्टर साहब मैंने रचना भी लिखी थी कुछ दिन पहले के, एक चूंकि सारा देश जो है इस समय हम तमाम आधुनिकता के चक्कर में पढ़कर जो है प्रकृति पर्यावरण से बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसमें मैंने एक कल्पना की थी एक ऐसे नगर की, जो ऐसा नगर होगा जो इन सब चीजों से, पर्यावरण विरोधी चीजों से बिल्कुल अलग होगा। तो वही अपने दर्शकों के समक्ष रखता हूं सादर। प्रकृति के परिधानों के संग, प्रकृति के परिधानों के संग, शहर के शोरोगुल से दूर, पर्यावरण का परम हितैषी, एक नया नगर बसाएं, एक नया नगर बसाएं। एक नए नगर की कल्पना है कि वो नगर कैसा होगा, जहां धरा सजी हो हरियाली से, जहां धरा सजी हो हरियाली से, प्रदूषण के सामान न हो, जहां शुद्ध हो मृदा वायु जल, प्रकृति का नुकसान न हो, हर पेड़ मुड़ेर पे चिड़िया चहके, चलो पृथ्वी जीने योग्य बनाएं, एक नया नगर बसाएं, एक नया नगर बसाएं। जहां का बचपन हो निरोग, जहां का बचपन हो निरोग, मिले खूब पोषक तत्व आहार, मिले खूब पोषक तत्व आहार, जहां जंक फूड अगड़म बगड़म का, जहां जंक फूड अगड़म बगड़म का, फूले फले नहीं व्यापार, सबको मिले संतुलित भोजन,
सबको मिले संतुलित भोजन, चलो शरीर सेहतमंद बनाएं, एक नया नगर बसाएं, एक नया नगर बसाएं। जहां मान हो वर्षा जल का, भूजल का होता हो ख्याल, जहां मान हो वर्षा जल का, भूजल का होता हो ख्याल, जहां ओजोन परत को हानि न पहुंचे, जहां ओजोन परत को हानि न पहुंचे, मौसम चक्र ना बने बवाल, मौसम चक्र ना बने बवाल, ना सूखा बाढ़ भूकंप सुनामी, ना सूखा बाढ़ भूकंप सुनामी, चलो आपदाओं से सबको बचाएं, चलो आपदाओं से सबको बचाएं, एक नया नगर बसाएं, एक नया नगर बसाएं। जहां न बर्बाद हो बिजली पानी, जहां न बर्बाद हो बिजली पानी, हो संसाधनों पर सबका अधिकार, जहां प्लास्टिक पॉलीथीन न दिखे, सब थैला लेकर जाएं बाजार, कोई कारखाना वाहन न करे प्रदूषण, चलो स्वच्छ ईंधन अपनाएं, एक नया नगर बसाएं, प्रकृति के परिधानों के संग, शहर के शोरगुल से दूर, पर्यावरण का परम हितैषी, एक नया नगर बसाएं, एक नया। आभार डॉक्टर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने पर्यावरण पर बहुत ही सुंदर काव्य लिखा सर। कहते हैं मित्रों, कहते हैं कि कवि की कविता जो है केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती है, कवि की कलम जो है वो समाज सुधार के लिए भी होती है, राज सुधार के लिए भी होती है। कवि जो है अपनी कविता से सैनिकों में जोश भर करके देश को भी जीत सकता है, और अपने सैनिकों में के खून में इतनी ऊर्जा भर देता है कि वो सैनिक अपने युद्ध में विजय होकर के उन्हें लौटता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ में इस्माइल कस्तूरी जी माधोपुरी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्माइल जी, अभिनंदन, बहुत बहुत आपका अभिनंदन डॉक्टर साहब, अभिनंदन। पंकज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बराबर स्नेह मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताइए जब आपको आपके हृदय में बहुत दुख पहुंचा हो, जब बहुत प्रसन्नता हुई हो। प्रसन्नता का तो डॉक्टर साहब सबसे बड़ा अवसर मैं समझता हूँ बिटिया जब हुई, जब बहुत प्रसन्नता हुई, सबसे ज्यादा प्रसन्नता का अवसर। और मैं डॉक्टर साहब एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरे कीर्तशेष पुण्यात्मा पिताजी भी बहुत खुश थे इस बात से, श्रद्धेय पिताजी बहुत खुश थे इस बात से, क्योंकि हमारी दूसरी पीढ़ी में पहली जो है बेटी थी हमारी, तो बहुत खुश थे। वो हमारे लिए सबसे खुशी का अवसर था। बस बस। और कोई ऐसी घटना जब आप बहुत ज्यादा दुख हुआ हो? दुख डॉक्टर साहब इस बात का हुआ जब हमारे पूज्य पिताजी जो है स्वर्गारोहण कर गए। मैं समझता हूं उससे दुख का अवसर जीवन में कहीं नहीं रहा, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी सिर्फ मेरे पिता ही नहीं थे, मेरे साहित्यिक गुरु भी थे, साहित्यिक गुरु भी थे मेरे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी हानि हुई, परिवार की हानि हुई वो तो अपूर्णीय है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत हानि, एक पिता का जो है साया सिर से उठ गया, और एक अपना साहित्यिक गुरु जो मेरे आलोचक या गुरु जिन्हें कहें या जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, उनका जाना मेरे लिए सबसे दुखद क्षण। तो आदरणीय, मेरा आशय तो एक और था इसमें कि समाज की तरफ से आपकी आत्मा को किसी ने दुख पहुंचाया हो, काव्य यात्रा में या और किसी जीवन में। कई ऐसे होते हैं जो जी किसी की आत्मा को दुखाने में बहुत आनंद आता है। डॉक्टर साहब इस मामले में मैं समझूंगा कि ईश्वर की कृपा रही कि ऐसे अनुभवों से नहीं गुजरना पड़ा। समाज में सबसे स्नेह मिला, और हर वर्ग का, हर पंथ का सबसे स्नेह मिला, साहित्यिक मनुष्यों का स्नेह मिला। और जो है आदरणीय खरे साहब जैसे मित्र हमारे हैं, तो ये भी आप तो अब तो डॉक्टर साहब आप भी हमारे मित्र और परम हितैषियों की श्रेणी में है। तो ये ऐसा अनुभव नहीं मिले, सबसे स्नेह ही मिला, ऐसा अनुभव नहीं हुआ, और ईश्वर की कृपा है। बस आदरणीय, अभी करीब एक हफ्ता पूर्व योग दिवस गया है,
और जी मैंने डॉक्टर कल ही आपका एक योग गीत पर एक मैंने यूट्यूब पर आपका एक वीडियो देखा था। तो जी मैं डॉक्टर चाहूंगा जी कि डॉक्टर हमारे दर्शकों को आप वो योग वाला गीत सुना दें, जी तो डॉक्टर योग दिवस भी सार्थक हो जाएगा और ये कार्यक्रम भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि हम अंतिम बिल्कुल पड़ाव बिल्कुल पर पहुंच चुके हैं करीब करीब। जी डॉक्टर जी डॉक्टर योग के लिए जो है मैंने योग के गुणों पर वो गीत लिखा था डॉक्टर साहब। योग भगाए रोग बनाए निरोग, योग भगाए रोग बनाए निरोग, योग बड़ा हितकारी है। सेहत रखे चुस्त बनाए बली और तंदुरुस्त, योग बड़ा गुणकारी। भगाए मोटापे का डर, भगाए मोटापे का डर, मानसिक उलझने लेता हर, योग बड़ा परोपकारी है। जगाए चेतनता के भाव, बनाए नेक धर्म स्वभाव, योग बड़ा उपकारी है। ध्यान आसन व प्राणायाम, ध्यान आसन व प्राणायाम, समाधि मुद्राएं तमाम, योग बड़ा चमत्कारी है। सुखी जीवन का विज्ञान, योग को सिर्फ लोग ये समझते व्यायाम है, व्यायाम नहीं, अपने आप में पूरी साइंस से पूरा विज्ञान है। और डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, आप तो आयुष और साहित्य दोनों क्षेत्र में झंडे बुलंद किए हुए हैं। सुखी जीवन का विज्ञान, हर संकट का समाधान, योग बड़ा कल्याणकारी है। जीवन शैली देता सुधार, जीवन शैली देता सुधार, मिटाए नकारात्मक विचार, योग बड़ा संस्कारी है। मन को, यह मन को बनाए मजबूत, सुख सुख सेहत को करे आहूत, यह मन को बनाए मजबूत, सुख सेहत को करे आहूत, योग बड़ा शुभकारी है। जब योग की हो शुरुआत, प्रशिक्षक होवे हरदम साथ। मेरा मानना है डॉक्टर साहब, बिना प्रशिक्षक के योग नहीं करना चाहिए, हानिकारक भी हो सकता है। जब योग की हो शुरुआत, प्रशिक्षक होवे हरदम साथ, योग बड़ी जिम्मेवारी है। नहीं जल्दी का कोई काम, उचित हो भोजन नींद आराम, योग तभी लाभकारी। योग में ऊर्जा है भरपूर, खिला देता चेहरों का नूर, योग के दाता त्रिपुरारी हैं, योग के दाता त्रिपुरारी हैं। पतंजलि ऋषि ने इसे अपनाया, भारत का परचम लहराया, योग पहचान हमारी है, योग पहचान हमारी है। अंतिम पंक्तियां हैं डॉक्टर साहब। नित्य जो करता है योग, नित्य जो करता है योग, रहे तन ताकतवर निरोग, योग बड़ा औषधिकारी है इसके लाभ अनंत, है इसके लाभ अनंत, गुणों में देवाहार श्रीकंत, देवाहार यानी अमृत, जिसे जो है आबे हयात कह सकते हैं आप, है इसके लाभ अनंत, गुणों में देवाहार श्रीकंत, जगत योग का आभारी है, जगत योग का आभारी है, योग बड़ा हितकारी है। जी डॉक्टर साहब
समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। हम्म? तो मित्रों, ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर शेखर त्रिपाठी जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वो आज हमारे पटल पर पधारे थे और आज उनसे हमारी मुलाकात हुई, साक्षात्कार हुआ, उनके गीत भी सुने, उनके विचार भी जाने। समय की अपनी मर्यादा है, मन तो नहीं भर रहा है कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें। कुछ समय की मर्यादा है, कुछ इंटरनेट की भी बाधा है। वैसे समय हो चुका है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी आशा के साथ कि फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पर या अन्य पटल पर, तब और बातें होगी, बहुत मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए विदा, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।